नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम है वो किसी भी वक्त नोटिस आ सकती है, कभी भी डेट आ सकती है। ठीक है, तो उसके संबंध में जीके जीएस का जो संपूर्ण एक सीरीज है, बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, उसको हम लोग चला रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और आज जो है सेट नंबर या रिवीजन नंबर बोल दीजिए चौथा है। ठीक है ना, चौथा सेट है हम लोगों का। इसके पहले जो 3 सेट हैं, अगर आपने उसके क्वेश्चन ना देखे हो तो क्वेश्चन जरूर देख लेना। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, सभी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिक्टो आपको परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है, और कमेंट में बताया करो कि क्वेश्चन कैसे हैं, सेट कैसा है, आप पे कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और क्या कह रहा है पहला प्रश्न? वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? देखिए यहां पे आप देख रहे हो सभी वेदों के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं वेद की बात करूं तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसमें एक जानकारी आपको लेनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। और सबसे नवीन वेद पूछेगा तो ये है नवीन। तो याद रखना ये वेदों का क्रम है। ठीक, ये वेदों का क्रम है। सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर, उसके बाद साम, उसके बाद अथर्व। एक चीज याद रखना है कि जैसे वेद हो गए, जैसे ये वैदिक सभ्यता का चैप्टर है, तो वैदिक सभ्यता के मैं अलग से 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, तो इसी टाइप के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो उनके मैं टॉप 100 कर करके क्वेश्चन आपको कराता चलूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो वेद त्रयी किसको कहते हैं? तो याद रखना है शुरुआत के जो 3 वेद हैं, इसलिए देखो क्रम लिखा जाता है। शुरुआत के जो 3 वेद हैं इन्हीं को वेद त्रयी बोला जाता है, मतलब 3 वेद, वेद त्रयी। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन बी इज द राइट। ध्यान देना है, वेद त्रयी शुरुआत के 3 वेद को बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। गोपथ ब्राह्मण, आप सभी के ब्राह्मण ग्रंथ भी याद होने चाहिए, सभी के ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे अगर बात करूं ऋग्वेद का, ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2। कौन कौन से? ऐत्रेय, कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद की बात करें अगर, ध्यान दीजिए, यजुर्वेद की बात करें अगर, तो इसके भी 2 हैं, शतपथ, शतपथ और तैत्रीय। ठीक, अगर मैं सामवेद की बात करूं, सामवेद, तो सामवेद के भी कई सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है पंचविश। एक है पंचविश और एक षड्विश भी आ जाता है, षड्विश। ठीक है, और अगर मैं अथर्ववेद की बात करूं, एक ही बचा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में याद रखना है आपका प्रमुख है गोपथ। क्या है? गोपथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये सभी वेद हैं और ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। हमसे क्या बोला गया है? गोपथ। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपको अच्छे से दिख रहा है, किसमें है? अथर्ववेद में है। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताइए सिंपल है कि नहीं? और सभी के याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? मध्यकाल की बात कर रहा है पहली चीज, और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वितरण मतलब बांटना, सार्वजनिक मतलब सभी को। ऐसी एक प्रोसेस या प्रणाली शुरू की थी। इसी को बोला जाता है राशनिंग प्रणाली। राशनिंग प्रणाली, जो वर्तमान में आप राशन लेने जाते हो, जो सरकार ने गेहूं चावल जो मुफ्त बांट रही है या मुफ्त दे रही है या कम पैसों में दे रही है, वही आपकी राशनिंग प्रणाली है। और ये शुरू हो गई थी मध्यकाल में। तो इसको शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान देना है, सबसे पहले किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट है, तो दिल्ली सल्तनत के लगभग 200 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बताऊंगा राशनिंग प्रणाली क्या है, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या है, जो भी फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो, उल्टा सीधा कुछ नहीं। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तैमूर के आक्रमण के समय
दिल्ली का सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो ध्यान देना है, जब इसने आक्रमण किया तैमूर, कब किया? तो 1398 ईस्वी में। ये आपको डेट याद रखनी है क्योंकि डेट इसकी कई बार आ चुकी है। और इस समय जो शासक, इस समय जो शासन है वो है तुगलक वंश का, तुगलक वंश का। और उस समय तुगलक वंश का शासक है नसीरुद्दीन महमूद शाह। अब जब इसने शासन कर लिया तो भाई ये जीत गया, तो जाहिर सी बात है ये कौन होगा? तुगलक वंश का अंतिम शासक होगा, अंतिम शासक। और फिर उसके बाद इसने खिज्र खां को, तैमूर ने क्या किया? खिज्र खां को गद्दी पर बैठाया और सैयद वंश की स्थापना की। कौन सा वंश? सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय कौन संबंधित नहीं था? देखिए 1857 में कौन संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? किस क्षेत्र से कौन संबंधित है? ये तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन 1857 से कौन संबंधित नहीं है, इसका मतलब है 1857 डिटेल्ड में आपको आना चाहिए। जैसे बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, उधम सिंह। तो बस आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से नेतृत्व किया था। क्या किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह की बात करेंगे तो बिहार से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह, अमर सिंह दो भाई थे, उन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था। मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करेंगे तो ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे यही, अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन, ऐसे लिख देता हूं, कट्टर दुश्मन। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर। ये आपको ध्यान रखना है। और उधम सिंह के बारे में आपको पता होगा, 1940 में इन्होंने लंदन में जनरल डायर की हत्या की थी। जनरल डायर को गोली मारी थी। क्यों? इन्होंने बदला लिया था जलियांवाला हत्याकांड का, जलियांवाला हत्याकांड का बदला लिया था इन्होंने, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, जलियांवाला कब हुआ था? 1919 में, तो लगभग 20 साल बाद इन्होंने बदला ले लिया 1940 में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, ये आ जाए, या शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये आ जाए। शुद्धि आंदोलन चलाया था या समर्थन किया था, वो किया था दयानंद सरस्वती ने। किसने चलाया था? दयानंद, दयानंद सरस्वती, सरस्वती। अब दयानंद सरस्वती तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। कब? 1875 में। और हेडक्वार्टर कहाँ बना था? तो बंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ था? बंबई में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्य समाज। ठीक है, अगर मैं ब्रह्म समाज की बात करूं तो अच्छा, शुद्धि आंदोलन था क्या, ये समझ लो। जो हिंदू गलती से या किसी के बहकावे में आकर कोई दूसरा धर्म धारण कर लिए हैं तो वो वापस हिंदू धर्म में आ सकते हैं, ये था शुद्धि आंदोलन। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और देव समाज, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। पूरा नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री। अग्निहोत्री याद रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। आगे देखते हैं। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जाहिर सी बात है, दलित वर्गों के लिए कौन काम कर रहा था? एक ही काम कर रहे थे, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बस इन्हीं के द्वारा किया गया होगा, ऑप्शन इज द राइट, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए आपका सही। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको। क्या बोला गया है? महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज। देखिए आर्य समाज एक है, समझिएगा यहां पर बात को बहुत अच्छे तरीके से। एक है आर्य समाज,
इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, अभी हम लोगों ने देखा। दयानंद सरस्वती ने 1875 में, बंबई हेडक्वार्टर था। लेकिन यहाँ आर महिला समाज आ गया है, महिला जुड़ गया है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम मत कर देना, महिला समाज। हालांकि दयानंद सरस्वती ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो सेम मत कर देना। इसकी स्थापना की थी पंडित रमाबाई ने, ऑप्शन सी, पंडित रमाबाई। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आप लोगों से। देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन बंबई में होती है, सबको पता है। लेकिन यहां बोला गया है प्रथम महिला, प्रथम, एक तो आता है महिला, फिर आता है प्रथम भारतीय महिला। ये दो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो जब भी ध्यान देना, जब भी आपसे बोला जाए प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला, तो जब भी भारतीय लग जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में भारतीय लगा हुआ है, तो आप करोगे सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। लेकिन जब भी प्रथम महिला की बात आए तो आप करोगे एनी बेसेंट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो ध्यान देना, इसी वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन था, तो उसमें अध्यक्ष बनी थी, और सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन था, इसमें अध्यक्ष बनी थी। तो प्रथम भारतीय बोला गया है, तो बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला गया है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पहले तो अनुच्छेद 21 है क्या? ये एक मौलिक अधिकार है भाई, मौलिक अधिकार है। क्यों मौलिक अधिकार है? क्योंकि मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल 12 से 35 में है, मौलिक अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यह कहते हैं जीवन जीने का अधिकार। उस जीवन जीने के अधिकार में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक आपका आईएएस में पूछा गया था प्रश्न कुछ साल पहले कि वो क्वेश्चन क्या था कि स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मर्जी से, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार, विवाह करने की स्वतंत्रता किसमें है? तो भैया यही आर्टिकल 21 में है। अपनी मर्जी का खाना भोजन करने की स्वतंत्रता 21 में है, साफ पानी पीने की स्वतंत्रता 21 में है। तो ये सब चीजें आर्टिकल 21 में है, और ये सब पूछ ली जाती हैं। जैसे एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये भी आपका आर्टिकल 21 में है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आपका है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आपका है। तो बोला गया है कौन दायरे में नहीं आता? तो मृत्यु दंड दायरे में नहीं आता है, मतलब कहने का कि मृत्यु के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, ये भी हम कह सकते हैं। तो कभी भी कोई भी अगर सुसाइड करता है तो वो एक अपराध होता है, याद रखना, सुसाइड क्या है? अपराध है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रमुख आर्टिकल दिए हुए हैं। एक चीज ध्यान रखना, मैं यहीं पर बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट, क्या, जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल हैं उनको मैं अलग से एक कराऊंगा वीडियो में, ठीक है ना। मैं पहले यहीं पर इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उसको मैं सिंगल वीडियो में, सिंगल वीडियो क्या होगा, 5-6 सीरीज नहीं आएगी उसकी, सिंगल वीडियो में मैं पूरा कवर कर दूंगा, उसको एक बार जरूर देख लेना। देखिए क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत ही फेमस चीजें हैं, फेमस आर्टिकल हैं। संविधान संशोधन आपका आर्टिकल 368 के तहत होता है। एक का हो गया 4, एक का 4 हो गया, तो एक का इसमें है, एक का इसमें है, तुरंत ए और डी काट दो, तुरंत एलिमिनेट करो। वित्तीय आपात, तो आपातकाल आपने जरूर पढ़ा होगा। आपातकाल 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपात, और आपने क्रम पढ़े होंगे आर्टिकल 352, 356, 360। और जो आपका वित्तीय आपात बोला गया है ये आपका आर्टिकल 360 में है। तो वित्तीय आपात हो गया आर्टिकल 360, मतलब सी का पहला।
सी का पहला आपका इसमें है, सी का पहला इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष राष्ट्रपति इसकी स्थापना करता है आर्टिकल 280 के तहत। इसमें 5 सदस्य होते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आर्टिकल 312 है। ठीक है, तो ये प्रमुख आर्टिकल हैं, इनको याद कर लेना जरूर से। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, उपरोक्त कथन कहा गया था। देखिए ये कथन थोड़ा सा लंबा आ गया है, इस वजह से हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, बस इतना ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ग्रेनविल ऑस्टिन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, जो है आपका भाग 4 में, जो है आपका आर्टिकल 36 से 51 में, जो कि आपका लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो इतनी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। आपने देखा होगा संसद में कभी कभार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है, कभी कभार क्या ये हुई है केवल 3 बार अभी तक। संयुक्त बैठक पहली चीज आर्टिकल 108 के तहत है। पहली चीज करवाता कौन है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, बुलाता है भैया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, अध्यक्षता ये करता है भैया स्पीकर। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भी आप समझो, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। आप समझिए संयुक्त बैठक क्या होती है, जब भी कोई विधेयक आता है, साधारण विधेयक किसी सदन में, और दूसरा सदन, जब मान लो लोकसभा है, राज्यसभा है, किसी भी सदन में आता है, उससे दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में कुछ विवाद हो जाता है या दूसरा सदन उससे परिवर्तित हो जाता है, कुछ चेंजमेंट कर देता है उस विधेयक में, तो क्या होता है कि जो विधेयक है तो ये सर्वसम्मति से लागू नहीं होता, इसलिए इसको लागू करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोला गया था, किस संबंध में होती है, तो साधारण विधेयक के संबंध में, सिंपल जो विधेयक होता है, सिंपल अमेंडमेंट होता है, उसी में आपका संयुक्त बैठक हो सकती है। एक आपसे अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि संयुक्त बैठक कब नहीं हो सकती। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। जैसे एक केस आपका है महाभियोग, महाभियोग। एक केस है आपका संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। एक है आपका वित्त विधेयक, या वित्त बोल दें या धन विधेयक। भाई ये सब स्पेशल विधेयक है ना, ये साधारण विधेयक के अंतर्गत आते नहीं है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसपे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो गाड़ी में आप बैठे हो, पीछे देखना है तो साइड वाला मिरर यूज करते हो, और साइड मिरर किसका बना होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। इंद्रधनुष के मध्य में, बिल्कुल मिडिल में होता है। तो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं यही पता होना चाहिए, कौन कौन से यही पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, विब ग्योर, विब ग्योर पढ़ा होगा, है ना। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बस कौन सा हो गया बीच में, बीच में है ग्रीन, मतलब हरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोगी होता है। तो जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के अंदर जाते हैं किसी वस्तु को ढूंढने के लिए, तो वो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। याद रखना, वो करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कई बार आज पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑक्सीजन और हीलियम दोनों है, नाइट्रोजन का मत कर देना, ऑर्गन तो बिल्कुल नहीं, नियॉन तो बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखो यहां बोला गया है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। वॉशिंग पाउडर जो होता है या धोने का सोडा होता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा जो होता है इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहा जाता है, सोडा। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और ये हजारों बार प्रश्न आया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हैं, जो घर में यूज होती है पीओपी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बोलते इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहां लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, तो ये इसका पूरा नाम है पीओपी का। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि, ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, एड्रिनल, अग्नाशय, थायराइड, पिट्यूटरी। तो देखिए सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी। ये होती कहाँ है, ये मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है, मस्तिष्क में। और इसका जो वेट होता है, वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। और इसका जो आकार होता है मटर के दाने के समान होता है। मटर का दाना जितना बड़ा होता है ना गोल गोल, वैसी होती है ग्रंथि। इसी को दूसरा नाम क्या है, सेल टर्सिका। कभी कभी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि नहीं आती है, क्या आ जाता है, सेल टर्सिका। तो पूछा जाता है सेल टर्सिका कहाँ पाई जाती है। अब पता ही नहीं है कि सेल टर्सिका भैया पिट्यूटरी को ही बोला जाता है, तो ध्यान देना इसके बारे में। इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक, कई सारे नाम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके कारण जो यूरिन होता है वो येलो होता है, तो याद रखना यूरोक्रोम। ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक, नेक्स्ट, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। पेशी थकान मतलब मांसपेशी, मांसपेशी की बात हो रही है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप लोग कहते रहते हैं यार बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन। ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एसिड जम जाता है। क्या होता है, एसिड जम जाता है। अब ये कौन सा एसिड होता है, यूरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, पायरुवियल एसिड और लैक्टिक एसिड। तो मैंने आप कुछ पिछले सेटों में बताया है कि लैक्टिक जहाँ शब्द आ जाए, लैक्टिक, उसका मतलब होता है दूध। क्योंकि लैक्टिक नाम के जितने भी प्राणी हैं वो दूध में ही पाए जाते हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो लैक्टोमीटर हो। तो जो एसिड होता है वो आपका लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है, ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मानव ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है 7.4 होती है एग्जैक्ट। ठीक, अब 7.4 किस में आता है, तो आपको पता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 7 है उदासीन, इसके पीछे आ गया तो अम्ल है, और इसके आगे आ गया तो क्षार है। तो 7.4 मतलब क्षारीय है। तो ब्लड कैसा है, क्षारीय है। ठीक है, तो क्या हो गया ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है ना, इसके बीचों बीच है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नई पर्वत श्रेणी। और अगर आपने पढ़ा हो हिमालय, तो हिमालय में मैंने बताया है इसको क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डिंग माउंटेन बोला जाता है हिमालय को। हिमालय क्या है, नया है, नवीन है। और हिमालय की जितनी श्रेणियां भी होंगी वो भी तो नई होंगी, नाम ही तो अलग अलग है। जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो याद रखना जो शिवालिक है ये भी आपका नवीन है, और शिवालिक को ही बाह्य हिमालय बोला जाता है, बाह्य हिमालय। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, जलप्रपात है और नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जलप्रपात से तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अगर मैं शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करूंगा तो ये आपका कावेरी नदी पे है, बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसको गैरसुप्पा भी कहते हैं, ये आपका शरावती नदी पे है, कर्नाटक में, बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन वट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर नहीं है। याद रखना ये वट्टापराई जलप्रपात है, ये आपका कन्याकुमारी क्षेत्र में है। कहाँ भैया, कन्याकुमारी। और अगर नदी बोल देगा तो पडियार नदी, पडियार नदी छोटी सी नदी है, पडियार नदी। लेकिन जो ए, बी और डी हैं ये आपके बहुत ही फेमस है,
ये आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत फेमस है, और आपको सी ही केवल ऑड लगेगा तो आप सी ही ऐसे ही आंसर मार दोगे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी? कहां पर? पूर्वी तट में। पूर्वी मतलब ये पूर्वी। अब पूर्वी तट में आपको पता है उड़ीसा पड़ता है, और उड़ीसा में एक ही नदी सॉरी एक ही झील है, चिल्का झील, जो कि लैगून झील है, चिल्का झील। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन आ गया है। एक तरफ बांध परियोजनाएं हैं, एक तरफ राज्य है, अब बताना है कौन सा सही है। कोई बात नहीं, बताते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं घाट प्रभा परियोजना, तो ये भैया आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ए का हो गया 3, और ए का 3 आपका केवल ऑप्शन सी में है। हीराकुंड, देखो कैसे सॉल्व करोगे। हीराकुंड आपको पता है महानदी पर है, उड़ीसा में है, सबसे लंबी बांध परियोजना है। सी का एक आपका इसमें है और इसमें है। उसके बाद है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना आपका ताप्ती नदी पे है, और ये कहाँ पे होगा? ताप्ती नदी पे है तो गुजरात में होगा, जाहिर सी बात है। बी का 4 आपका केवल इसमें है, तो कुल मिला के ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक, कोयना आपका महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शक्ति परियोजना और एक तरफ है राज्य। देखते हैं, जवाहर सागर, नागार्जुन, शिव समुद्रम, गांधी सागर। देखिए, शिव समुद्रम की अगर बात करें तो शिव समुद्रम आपका केरल में नहीं है। शिव समुद्रम परियोजना पे कावेरी नदी पे है, और आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। जवाहर सागर की बात करेंगे तो राजस्थान में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। और जो जवाहर सागर है ये आपका चंबल नदी पर है, चंबल नदी। गांधी सागर है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, ये 3 सागर है जो चंबल नदी पर है। और शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही था? सी। नेक्स्ट, बंदरगाह है और अवस्थिति है, बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदरगाह और अवस्थिति बतानी है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पे है? तो भैया ये है आपका गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह, उसी को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह बोला जाता है। ए का दो ऑप्शन बी में है, केवल बी इज द राइट। मार्म गोवा, तो बस मार्म गोवा गोवा में ही है, नाम से पता चल रहा है। डी का चौथा इसमें है, इसमें है। उसके बाद है जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और नाहवा सेवा बंदरगाह भी आपका महाराष्ट्र में है। चिदम्बरम बंदरगाह आपका तमिलनाडु में। ठीक, तो यहाँ इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी जो विश्व के पर्वत श्रेणी है, इसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंडीज पर्वत आपका दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत की बात करूं तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। 7,200 किलोमीटर है लगभग। कितना है? 7200 किलोमीटर लंबा है। ठीक, तो कहां पे है? ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो अगर एरिया वाइज देखेंगे सबसे बड़ा सहारा है। कहां पर है? अफ्रीका में। थार आपका भारत में है। कालाहारी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। गोबी आपका चीन में है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा आपका सहारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं वो गैस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैसेस? तो सबसे भयानक जो ग्रीन हाउस गैस है वो है जलवाष्प, पहले नंबर पे है। फिर उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, मीथेन,
ओजोन, तो ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज है। लेकिन ऑक्सीजन हानिकारक थोड़ी ना है, ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप आराम से पता कर सकते हो, ऑक्सीजन सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, जरूरी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987। इसी को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल कहाँ है? कि ये कनाडा का एक नाम है, कनाडा का एक शहर का नाम है, ठीक है। तभी से ये तय किया गया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है अधिनियम, एक तरफ है लागू होने का वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अधिनियम तो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ये भी बिल्कुल सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, देखो ये वन्य जीव है और ये वन है, ये आपका 1980, ये भी बिल्कुल सही है। जैव विविधता अधिनियम 2000 में नहीं आया था, ये आया था आपका 2002 में, 2002 में, इसको भी अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय आय का आगणन या आकलन कौन सा संस्थान करता है? राष्ट्रीय आय, देखो ये प्रश्न आपका हजारों बार पूछा गया है, लेकिन आपने इसको देखा होगा पेट 2021 में शायद, है ना, ये आया था पहली बार में कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो ध्यान देना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखो CSO आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन पूरा नाम अच्छे से ध्यान रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, UPSIDC, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। हालांकि मैंने इसको UPGK में आपको कराया हुआ है कई बार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन भदोही, एल्यूमिनियम सोनभद्र। देखिए समझिए बहुत अच्छे से, देखिए तेल शोधनशाला जो है ये आपका एक ही है यूपी में, वो मथुरा में, ठीक। ये आपका बिल्कुल सही है। उर्वरक संयंत्र, ये मैंने आपको कई बार बताया है UPG के क्वेश्चन में, ये लखनऊ में नहीं है। उर्वरक संयंत्र आपका दो जगह है, एक आपका है आंवला, एक आपका है फूलपुर। आंवला आपका पड़ता है बरेली में और फूलपुर पड़ता है आपका प्रयागराज में, ठीक है। कालीन, तो कालीन भैया आपका मैंने बताया था कई बार ऐसे क्वेश्चन कि मिर्जापुर करना है, मिर्जापुर ऑप्शन में नहीं है। तो भदोही संत रविदास नगर करना है, ये भी बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम उत्पादन जो है सोनभद्र में है, सोनभद्र का है रेणुकोट, रेणुकोट। और यहाँ पे आपका है हिंडाल्को, हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी, मतलब हिंडाल्को का पूरा नाम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो यूपी में आपका हिंडाल्को है। बहुत सारी कंपनियां जैसे बाल्को, वाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, है ना। तो वैसी एक है हिंडाल्को जो कि यूपी में है। तो ये आपका ऑप्शन बी यहां पर सही था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? इंपॉर्टेंट, तो रबी की फसल तीन प्रकार की फसलें हैं, रबी, जायद, खरीफ। तो रबी की पूछा गया है, तो रबी की फसल कौन सी है? सरसों, सरसों है, दिक्कत नहीं है कोई दी। सिंपल क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर वाले में मैंने आपको काफी अच्छा बताया हुआ है पूरी फसलों के बारे में एक एक करके। तो यहाँ पे सरसों क्या है? वो रबी की फसल है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम लायक बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, बिल्कुल सही। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, बिल्कुल सही। पीली क्रांति उर्वरक से संबंधित नहीं है, उर्वरक आपकी भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति। और पीली क्रांति है आपकी सूरजमुखी से हो गया, तिलहन से हो गया, है ना, तिलहन हो गया, सूरजमुखी, हालांकि सूरजमुखी भी तिलहनी में आता है, तो वो है आपकी पीली क्रांति, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रानीखेत रोग से प्रभावित होता है? रानीखेत रोग बहुत ही प्रसिद्ध रोग है और ये रोग होता है भैया मुर्गियों में,
किसमें होता है? मुर्गियों में। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मुर्गियों में। अब मुर्गी तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, गाय है, घोड़ा है, भेड़ है, कुक्कुट है। तो ध्यान रखना, आपने एक और उद्योग सुना होगा, कुक्कुट उद्योग। कुक्कुट उद्योग, इस कुक्कुट उद्योग को ही पोल्ट्री फॉर्म कहा जाता है, मुर्गी पालन कहा जाता है। मुर्गी पालन जो लोग करते हैं वही कुक्कुट उद्योग है। ठीक है, तो ये रानीखेत रोग किसमें होता है? कुक्कुट उद्योग में होता है। क्यों? क्योंकि कुक्कुट उद्योग में क्या होता है? मुर्गियां होती हैं। ठीक, ध्यान रखना है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कृषि मूल्य आयोग, देखो कुछ आयोग हैं ऐसे जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में लाता रहूंगा, है ना। आप एक बार में समझो, अगर मैं एक बार में सभी आयोग करा दूं, लगभग 100 आयोग, उनके सन करा दूं, कब स्थापना हुई, कभी याद नहीं होते ऐसे, कभी नहीं याद कर पाओगे। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में 1 या 2 आयोग कराऊंगा। आप लास्ट देखोगे आपको 100 से 150 आयोग अच्छे से पता हो जाएंगे। और बस आयोग आते ही कितने, 1 या 2 क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 1-2 हो सकता है इकोनॉमिक्स से आ जाए, या एग्रीकल्चर से आ जाए, या स्टैटिक्स से आ जाए, कहीं से भी आ जाएगा। ठीक, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी, याद रखना है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो जो नए आंकड़े हैं, मैं आपको बिल्कुल न्यू डेटा बता रहा हूं, तो जो न्यू डेटा है उसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पे है राजस्थान। पहले नंबर पे राजस्थान है तिलहन में। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। तो 3 है शुरुआत के, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया और हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने किया। अब हम लोग इसको एंड करते हैं और कैसा लगा जरूर बताना। क्वेश्चन कैसे हैं, आप क्या करना कि जितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उन, अगर आपने देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार प्रश्न देख लेना, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे अच्छे उठाए हैं। ठीक, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक बेल आइकन बना होगा, घंटी बनी होगी, इसको प्रेस कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।